बीटेक करके जो अपना भविष्य बेटा बहुत सुनो ध्यान से, आपस में बातचीत नहीं करो, सुनो। देखो तुमसे थोड़े ही बड़े होंगे, तुम लोगों के 4-5 साल का गैप होगा। अगर चाहते ही है तो अपनी जिंदगी को बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से सेट कर सकते हैं, है ना। कहीं किसी कंपनी में काम करके बढ़िया कमाते, ऐशो आराम का जीवन। आज ये तुम्हारे बीच में है, तुम लोगों की एज ग्रुप से थोड़े से ही बड़े हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। एक तरह से ये मानो आज मानवता जो जिंदा रह गई है ना, वो ऐसे ही लोग हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये चिराग सर हैं, इनके आप इनसे मिले होंगे। ये मूवीज बहुत बढ़िया बनाते हैं और हरियाणा के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। अब तो ये बॉलीवुड लेवल की भी एक मूवी इनकी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है और इनकी भी उम्र बहुत यंग है। सर कितनी एज हो गई आपकी? 21। तुम लोगों से छोटे हैं आप से, 21 साल के हैं और अपने क्षेत्र में 21 साल में एक अच्छा अनुभव लेकर तुम्हारे बीच में है। सर जो आपके नर्सिंग ऑफिसर, हमारी कई लड़कियां आती है ना नर्सिंग ऑफिसर जो बन जाती है, कई इस तरह से मिलेंगे। सर भी नर्सिंग ऑफिसर्स तैयार करते हैं और खुद भी गवर्नमेंट सर्विस में है। सर ये जो 2 बच्चे दिखे हैं, आओ बेटा, मैं इन्हीं की बातें कर रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? धीरज। ये धीरज है। धीरज के बारे में जैसे मैंने तो भी नीचे ही सुना था, ज्यादा अच्छा बताएंगे जो इनको बाहर उस खराब माहौल से निकाल के यहाँ स्टेज तक लाए और इनके अंदर क्या क्षमता है, क्या कैलिबर है, क्या योग्यता है। ये और एक ये बच्चा, अभी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रही थी, ये है वो जिसको यूके और ये सारा डबलिन और इसके शहर और ये सब याद था। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाता है। उम्र कितनी है बेटा? 15 साल की उम्र है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाता है। प्रोजेक्ट जिसका है उसको पता होता है इस प्रोजेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो ज्यादा अच्छी जानकारी सर देंगे हमको। हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले थैंक यू करूंगा मैं टीचर्स का, जिनकी वजह से यहाँ पे आ पाए। आया तो पहले भी था मैं यहाँ पे जब एंकरिंग कर रहा था लास्ट टाइम। और मैं बता देता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं, मैम ने जैसे बताया, मैंने बीटेक किया है। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 2016 में मैंने बीटेक की, उसके बाद सरकारी नौकरी करने के मौके भी मिले। पर यह था कि जो चीजें ठीक है कि एक टॉपर बच्चा समस्याओं को देखता है, पर हम वो बैक बेंचर रहे थे कि जिन्होंने समस्याओं को झेला था। समस्याएं ऐसी थी कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो समाज है, चाहे क्लास है, उसको एक इंसान ही नहीं समझ पाती है, वो इज्जत नहीं दे पाती है। हम भी तो इंसान है। अगर आप नौकरी नहीं लगे तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जीवन नहीं है? हमारे अंदर भी जीवन है। हमें भी उतना ही अधिकार है जितना एक आईएएस ऑफिसर को जीने का अधिकार है। तो शुरुआत की समस्याएं बहुत सारी आई, समाज से भी आई, परिवार से भी आई। मैंने नौकरी नहीं की, मैंने सब कुछ छोड़ करके मैंने हिसार का वो एरिया चुना जहां पे झुग्गी झोपड़ी, वो लड़कियां जो लड़कियां इन बेंचों पे बैठी है, मैं बता देता हूं, हजारों लड़कियां मैंने देखी है कि जिनके लिए यहां तक पहुंचना भी, हजारों लड़के जिनको इन बेंचों तक पहुंचना भी एक सपना है, उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए जी रहे हैं। और हमारी शिक्षा ने अभी तक यही तो सिखाया था कि एक नौकरी लग गए, एक नौकरी लग करके भी क्या होता है, कई बार एक नौकरी लगा हुआ भी मैं देखता हूं कि वो 4 लोगों पे हिस्सा करता है कि मैं लग गया। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि आपका नौकरी लगना इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी नौकरी लगने से 10 लोगों का जीवन प्रकाशित हो, 10 लोगों का हौसला बढ़े। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। और हमारी शिक्षा ने अभी तक यही तो सिखाया था कि जेबें कैसे भरनी है, यही तो सिखाया था कि भाई ठीक है कि बड़े मकान ये सब कैसे इकट्ठे करने। पर मैं कह रहा हूं कि हमारी शिक्षा ने रिजेक्शन झेलना नहीं सिखाया, हमारी शिक्षा ने त्याग करना नहीं सिखाया। तो उस रास्ते पे हम बढ़े। बच्चे और भी बहुत है, हमारे पास 150 बच्चे हैं और हमारी संस्था के अंदर कोई भी टीचर नहीं है, बल्कि सीनियर बच्चे जूनियर्स को पढ़ाते हैं। आज सबके पास मोबाइल फोन होगा, इंटरनेट है। और मैं कह रहा हूं कि आज इतने सारे युवा बैठे हैं, इंटरनेट का प्रयोग हम ढंग से भी नहीं कर पा रहे, इंटरनेट से डेटा नहीं निकाल पा रहे। मैं बता देता हूं, वही बच्चे, आप शायद घरों में जाते होंगे, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना के रखती होगी, पर मैं बता देता हूं कि मेरे सामने जो बच्चे खड़े हैं, इनके मम्मी जब ये इंतजार कर रहे होते कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वो बच्चे हैं।
यहाँ पे मैं खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं उन हजारों लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो इस इंतजार में होती है कि मेरे पिताजी शाम को आएंगे तो शाम को खाना बन पाएगा क्या। मैंने वो लड़कियां देखी है जो खाली सिर्फ बर्तन बजा करके सो जाती है कि ताकि पड़ोसी को ये पता ना लगे कि आज हम खाली पेट सोए हैं। हाँ, मैं उस बस्ती से आया हूं, उन लोगों की दुनिया से आया हूं, क्योंकि 2019 में मुझे लंदन बुलाया गया। आप गूगल पे नाम लिखिएगा, जॉर्ज मैगन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, दुनिया के सबसे महान आदमी जिनको अमेरिकन प्रेसिडेंट भी व्हाइट हाउस के अंदर बुलाते हैं। उन्होंने लिखा कि अनिल, इफ यू वांट टू वर्क इन लंदन, यू आर मोस्ट वेलकम, आप लंदन में आ सकते हैं। तो अभी तक यही था कि जहाज के आगे मैं देख रहा हूं कि कोई फॉरेन में जा रहा है कि लिख रहा है कि मैं कामयाब हो गया, पर भाई शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उनको पता लगे कि गाड़ियां हैं, ये जहाज है, ये सफलता के साधन नहीं है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन है। अगर किसी के पास यातायात का साधन है, अगर वो आपका आइडियल हो जाता है, तो मैं कह रहा हूं कि वो इंसान आपका आइडियल नहीं हुआ है, वो तो साधन आपके लिए आइडियल हो गए। क्या हमारी शिक्षा अभी तक इतनी हो पाई है? हम चीजों को बदलना चाहते हैं। और 2019 में फिर मैंने सर को लिखा कि सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं लंदन नहीं आ सकता। लंदन में आकर के सिर्फ मेरे परिवार के लिए हो जाएगा, मेरे रिश्तेदार के लिए हो जाएगा कि मैं लंदन में हूं और हमारा लड़का लंदन में थी, वहां पे यूरोस कमा रहा है। पर जिस उद्देश्य के लिए त्याग किया था वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। ये बच्चे शायद अभी कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, मैं आपसे कभी मुलाकात ही नहीं कर पाता। रघुवीर और धीरज की बात करूं कि धीरज के परिवार ने वो वक्त देखा है, इनकी दादी जब आती है ऑफिस में तो रोने लग जाती है कि बेटा, हमने वो दिन देखे हैं कि सिर्फ हमें 10 रुपए बचाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलते थे, बुखार के अंदर भी। धीरज की छोटी बहन है, 1 या 1.5 साल की होगी, आज वो हॉस्पिटल के अंदर है। कल ही मैं एक झुग्गी वाले एक परिवार से मिला था, खास करके मैं जितने भी युवा बैठे हैं मैं उनके लिए बोलता हूं। उस परिवार से मिला, उस भाई ने बताया कि मेरी बेटी चल बसी, और आप यकीन नहीं करोगे उसकी बेटी इसलिए चल बसी कि उसको पेट पोषण नहीं मिल पाया। क्या हमारी कामयाबी क्या सिर्फ इतने तक ही सीमित रहती है कि सिर्फ मैं नहीं खुश रह पाऊं? अगर वो लड़की अगर आज किसी शहर के कोने में मर जाती है तो उसका जिम्मेवार मैं मानता हूं कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, जिन लोगों से मिलकर ये व्यवस्था बनती है। अगर तुम नहीं बदल पाए, 70 साल के बाद आप और मेरा सबका अध्याय बंद है। ना आप इस धरती पर रहने वाले हैं, ना मैं रहने वाला हूं, और इस प्रांगण में बैठा कोई भी इंसान नहीं रहने वाला है। ये जो भी वीडियो देख रहे हो कोई भी नहीं रहने, तो रहने क्या वाला है? हमारे विचार जो हम इस देश को देके जाएंगे, इस सोसाइटी को देके जाएंगे, उन हजारों और जो पीढ़ियों को देके जाएंगे जो जीना सीखेगी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। धीरज को जब पहली बार, धीरज जैसे बच्चे आज भी समाज के अंदर है कि चाकू छुरी लेके घूम रहे हैं, उनको समाज ये बोल देता है कि इनको अलग करो। मैं कहता हूं कि इनको अलग मत करो, इन बच्चों को गले लगाओ। हमने इन बच्चों को गले लगाया। स्टार्टिंग के 1 साल सिर्फ मेरा काम यही था कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं मैं ये नहीं कहता कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से हूं, मैं आपके जैसा ही बहुत आम साधारण सा गलियों में पैदल चलने वाला इंसान हूं। मैं सिर्फ यहाँ पे इन बच्चों की आवाज लेके आया हूं, आप तक पहुंचाने, ताकि हम सब मिलकर के इन बच्चों की आवाज बन सके। धीरज ये बोल दिया कि जब इसका पहली बार आज से 5 साल पहले जब मेरे पास आया छोटा सा, तो इसी ने किसी का सर फोड़ दिया था। पूरी बस्ती के लोग इसके पीछे लगे थे कि हम इसको मारेंगे, मुझे इसको मौका मिलना चाहिए। और मैं बता देता हूं कि धीरज एनजीओ के अंदर क्या है कि हमारी शिक्षा ऐसी ही, कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वहां का स्टूडेंट ऑफ ईयर होता है। मैं ये मानता हूं कि फेल हुआ बच्चा वो योद्धा है जो आखिरी दम तक लड़ता है। इंटेलिजेंट तो हर बार कहीं पे भी जगह बना लेगा, समाज उसके लिए तालियां बजा देगा, पर फेल बच्चे के लिए कौन बजाएगा? एक उस योद्धा के लिए कौन बजाएगा जो लाखों की भीड़ में, मैं मानता हूं कि क्या पता नौकरी ना लग पाए, उसके लिए तालियां कौन बजाएगा? क्या उसके अंदर जीवन नहीं है क्या? सर फर्क इतना ही है कि उसकी जेबों में पैसा कम है, जीवन तो उसके अंदर भी है ना, और बराबर है। तो क्यों ना ऐसे समाज को हम निर्माण करें, मिलकर उस समाज को बनाएं, और वो हो पाएगा मेरे अकेले से नहीं, आप सबसे। और मैं कह रहा हूं धन्य है कि इतने बेहतरीन टीचर गुरु आपके साथ हैं, इतना गाइड कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि ये आवाज बन रहे हैं, इन बच्चों की आवाज बन रही है, ये मंच उन हजारों बच्चों की आवाज बन रहा है।
और रघुवीर की बात करूं तो रघुवीर आज से 2 साल पहले रघुवीर के पिताजी ने शराब पी करके मम्मी को घर से निकाल दिया गया। एक लड़की होने के नाते आपको भी पता होगा कि शादी के बाद अगर पति घर से निकाल दे तो क्या हाल होगा। हिसार के अंदर पार्क के अंदर रात गुजारी इन्होंने। इनकी मम्मी आई रोते हुए कि भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम टोटली फ्री पढ़ाते हैं। रघुवीर की मम्मी आई ऑफिस में और दोनों बच्चे साथ थे, इसकी छोटी बहन भी थी। तुम आप चिंता मत कीजिए, हम पढ़ाएंगे इनको किसी स्कूल में एनरोल करवाया, फुल डे हमने पढ़ाना शुरू किया। और मैं घर गया, एक बार रघुवीर के घर गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बल्ब, शायद आपके बाथरूम में जितना रोशनी होती है उतनी सी रोशनी में सिलाई मशीन पे काम कर रहा था। ओढ़नी होते हैं जो राजस्थानी जो ओढ़नी होती है वो कढ़ाई निकाल रहा था ये लड़का। मैं एकदम हैरान रह गया, मेरे खुद के पसीने आकर के ये देख करके कि एक बच्चा रात के समय सिलाई मशीन पे काम कर रहा है। ये डर गया एकदम देख करके, एकदम मशीन इसने बंद कर दी। वो तो डर मत, तू मेहनत करता है। बोलो भैया घर में खाने तक का भी अनाज नहीं होता, हमें लड़ना पड़ता है। 2 घंटे मैं मशीन चलाता हूं, 2 घंटे मेरी बहन मशीन चलाती है, और दिन में मेरी मम्मी झाड़ू पोछा करके परिवार को चलाती है। तो धीरज है और रघुवीर है, मैं इनसे एक बार आपसे इंटरेक्ट करवाऊंगा। और जिस तरीके से पर्यटन एनजीओ का नाम है, पर्यटन एनजीओ है, आप कहीं गूगल पे या कहीं सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं तो पर्यटन फाउंडेशन नाम से आप सर्च कर पाएंगे। और हमारी एक मुहिम है शिक्षा योद्धा मुहिम, जिसके लिए हम इस मंच पे आए हैं। और हमारी जो ऑफिशियल वीडियो है चिराग भाई ने ही शूट की है बच्चों के साथ मिलकर। और हम चाहते थे कि हम भी एक ऐसे शिक्षक से लॉन्च करवाएं जिस शिक्षक के अंदर सिर्फ ये ना हो कि वो एक अकेडमी ही चला रहा है, उसके अंदर एक संवेदना हो। और मैं कह रहा हूं कि पूरे हरियाणा में हमें ऐसे टीचर्स कहीं नहीं मिले, हम यहाँ पे आए। आईआईटी कानपुर का नाम सुना है सभी ने। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है एलसी वर्मा सर हैं, जिनको पद्मश्री मिला था फिजिक्स के अंदर। मैं बता देता हूं कि 3 महीने पहले रघुवीर स्पेशली एलसी वर्मा सर से मिल के आया था आईआईटी कानपुर। और मैं पहले रघुवीर वर्ल्ड एनजीओ के अंदर सीनियर बच्चे जूनियर्स को पढ़ाते हैं। वहां पे 4 भाषाएं बच्चों को आती है, जर्मन लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज। और ये सारी भाषाएं बच्चों ने इंटरनेट के माध्यम से सीखी है कि इंटरनेट से डेटा निकालना इनको सिखाया। तो मैं आप सभी से मैं कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड मैप में से ये कक्षा 10वीं का वो बच्चा जो घर में काम भी करता है, शायद घर में जितना खाना आपको मिलता है खाने के लिए उतना भी नहीं मिल पाता है, वो बच्चा पूरे वर्ल्ड मैप से आप अपने गूगल भी यूज कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड मैप में से ये बच्चा आपको आंसर करेगा। आप किसी भी देश के बारे में आप बोलिएगा प्लीज। रशिया की राजधानी मॉस्को ये एक ऐसा देश है जो आधा एशिया में आता है आधा यूरोप में आता है, तो इसको हम यूरेशियन कंट्री कहते हैं। इसके पास में मंगोलिया, चाइना, यूक्रेन, फिनलैंड ये देश आते हैं। और इंडिया और रशिया ने डील की थी कि हम 2030 तक अपना जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो $50 बिलियन कर लेंगे, लेकिन ये अचीवमेंट हमने 2023 में कर लिया है। कोई भी देश का नाम बोलिएगा, कोई भी देश का। हाँ जी, माली की राजधानी बमाको है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, इसके पास में चाड, नाइजर, मॉन्टेनेग्रो ये देश आते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, इसके पास में रवांडा, कॉन्गो ये देश आते हैं। और इनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 66% जो है एमपी वो महिला है। फिनलैंड के बारे में बताता हूँ। पिछले साल एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनलैंड से हम मिले थे एंड दे वर टोटली सरप्राइज। मिनिस्ट्री ऑफ फिनलैंड ने ये बात बोला कि आप बिना किसी टीचर के कैसे एजुकेशन मॉड्यूल चला रहे हैं, बल्कि फिनलैंड वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। एंड वो खुद हैरान हो गए कि आप एक बस्ती के अंदर हमारे फिनलैंड एजुकेशन मॉडल से बेहतरीन मॉडल चला रहे हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ये
यूरोपियन कंट्री है और इसको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो स्कैंडिनेवियन पर्वत है और इसको झीलों का देश भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा झीलें हैं। हाँ जी, चैट चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसके पास में जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड ये देश आते हैं और 2006 में इनके अंदर एक मीटिंग होती है जिसके अंदर जो हमारा नोवा ग्रह प्लूटो उसको निकाल दिया गया इनके राइट साइड से। ये जवाब इसलिए दे पा रहा है क्योंकि इनके साथ आप लोग हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, इसलिए लोग यहाँ, ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। हजारों बच्चे और हैं जो इनको खड़ा करेंगे यहाँ पे ला करके। प्लीज कोई भी देश के एक दो क्वेश्चन लेंगे, फिर मैं धीरज की स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। हाँ जी, लीबिया की राजधानी ट्रिपोली है, एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके पास में अल्जीरिया, इजिप्ट के देश आते हैं। नामीबिया की राजधानी बोस्निया है, ये एक अफ्रीकन कंट्री। इसके पास में साउथ अफ्रीका आता है और अजरबैजान की राजधानी बाकू है, ये एक एशियन कंट्री है और इसको काकेशस कंट्री भी कहते हैं क्योंकि काकेशस पर्वत है। इसके पास में कैस्पियन सी भी है और रशिया और जॉर्जिया ये देश इसके पास में। और कोई एक आखिरी क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, यूरेशिया, हाँ जी, पीछे मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चा एक बहुत बड़ी उम्मीदें लेके आया। इन बच्चों का मानना ये है कि जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे वो लोग हैं कि जिनको भरपेट खाना मिलता है और शायद क्या पता आप इनके बारे में सोच पाएंगे। बहुत सपने लेके आए हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि आप जिन बेंचों पे बैठे हैं वो ये सोचते हैं कि इन बेंचों पे बैठने वाले बच्चे बहुत बेहतरीन हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं, इनकी फिक्र करते हैं। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप आराम से एक पर्सन करके पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी, कोई भी आपका एक लास्ट क्वेश्चन किसी भी देश के बारे में। ओमान के बारे में। ओमान की राजधानी मस्कट है, ये सऊदी जो एशियन कंट्रीज के पास में सऊदी अरेबिया, यमन ये देश आते हैं। 2008 में जब हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो जो ओमान है उनके अंदर जो हमारी लोग गए हुए इंडियंस उन्हें बहुत हेल्प मिली थी, इससे हमारी जो इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है। और अभी जिस चीज के लिए बच्चे संघर्ष करते हैं वो है संसाधन। शायद आपके पास एक आधा खाली पेन भी हो तो मैं कहूंगा कि मैम ऐसा कुछ अगर हो सके कि बच्चों के पास एक पेज, खाली पेन या पेंसिल का टुकड़ा भी हो तो आप प्लीज इकट्ठा कर लें, क्योंकि वो भी आज भी बहुत सारे बच्चों के लिए सपना है। अगर उन बच्चों को कलम मिलेगी तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ क्या पता हम IAS ऑफिसर ना बन पाए, पर ये बच्चे जब सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम को बदल के रख देंगे, ये मुझे भरोसा है। और इतना ही नहीं है, वहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होते हैं। पॉलिटी पढ़ाई नहीं जाती, करवाई जाती है। मेरा मानना यह है कि अगर इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा भारत देश है और आज भी वहां का स्टूडेंट अगर ये सपना नहीं देख पाता है कि मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को लीड करना चाहता हूं और फाइनेंस मिनिस्ट्री को लीड करना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना है। क्यों एक गरीब किसान का बच्चा सपना नहीं देख पाता? क्यों एक बेटी सपना नहीं देख पाती? हमें बदलना है। तो क्या मिलकर बदल पाएंगे हम सारे? यस और नो? ये जोश उतना ही नजर आना चाहिए कि हम सच में बदल सकते हैं, कि सुनने वाले को भी ये लगे कि यहाँ पे सच में भगत सिंह जिंदा है आज भी। तो क्या बदल पाएंगे क्या? यस सर। बिल्कुल। मैं आगे धीरज से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू रणवीर को, बहुत थैंक यू।
धीरज वो बच्चा जो कक्षा 10वीं में फेल हो गया था, स्कूल से निकाल दिया गया कि ये पढ़ नहीं सकता। हमारे पास सारे ऐसे ही बच्चे हैं, इनको हिंदी तक नहीं पढ़नी आती, स्टार्टिंग में हिंदी पढ़ना सिखाते हैं और इनके सीनियर्स इनको पढ़ना सिखाते हैं। और पॉलिटिका मैंने बताया था कि एनजीओ के अंदर पॉलिटिक्स होती है, इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन आयोग बनता है, पार्टियां बनती है, लड़कियां इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन लेकर के कैंपेन करती है और जो लड़कियां इलेक्शन जीतती है पूरा एनजीओ चलाती है 1 साल तक। और IIM का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और कुछ यूपीएससी के कोर्सेज में हमारे मॉड्यूल के बारे में पढ़ाया गया था कि सच में शिक्षा क्या होनी चाहिए और यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। और धीरज है, धीरज क्या कर पाता, आप टोटली सरप्राइज हो जाएंगे। वो बच्चा जिसने कभी मतलब इनके घर में आधा किलो दूध भी एक ड्रीम है कि कम से कम दूध मिल जाए प्रॉपर पीने के लिए। जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में फोन तो बहुत दूर है कि कंप्यूटर का कीबोर्ड तक नहीं देखा था, आज वो बच्चा क्या कर पाता है वो खुद अपनी जबान से बताएगा। तो धीरज प्लीज। मैं HTML, CSS, JavaScript, PHP, C++, साइबर सिक्योरिटी डिजिटल लैंग्वेज पे काम करता हूँ। अभी मैंने एक कंपनी है उसके अंदर इंटर्नशिप की थी, उसके अंदर मैंने C++, जावा सीखी थी। Yes, sir. He is the only person who can access the dark web. Dark web क्या होता है एक बार बता दीजिए सभी। डार्क वेब के अंदर क्या होता है, वो भी एक इंटरनेट का हिस्सा होता है जहाँ पर जैसे कई सारे काम होते हैं, डीलिंग वगैरह होती है, ड्रग्स वगैरह होते हैं, और इवन आप एक हिटमैन भी आया करते हो किसी को मरवाने के लिए भी, उसके ऊपर सारे इलीगल काम भी होते हैं और अच्छे काम भी होते हैं। कुछ आपके फोन में आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस आपको पता नहीं होंगे। Yes. धीरज को इनको पता है किस तरीके से आपके साथ फिशिंग कैसे होती है, कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है। हरियाणा साइबर सिक्योरिटी के लोग आते हैं धीरज से बात करने के लिए। फिशिंग जो क्या होता है कि फिशिंग क्या होता है कि सेम जैसे कि फेसबुक है, उसका लॉगिन पेज है, सेम एज दिखने वाला एक लॉगिन पेज होगा, उसका एक लिंक जनरेट किया जाता है, उसको आपके पास जैसे कि इंस्टाग्राम है, फॉलोवर बढ़ाने हैं आपको, कि उसका एक लिंक जनरेट करके दे देंगे कि इसके ऊपर आप लॉगिन करो, आपका पासवर्ड डालो और कितने फॉलोवर है आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। तो जब आप पासवर्ड और लॉगिन डालोगे तो आपको बताया जाता है कि उसके फॉलोवर के जरिए, फिर आप पासवर्ड और लॉगिन डालते हो तो आपका जो लॉगिन और पासवर्ड और डेटाबेस के अंदर जो हैकर है वो सेव कर लेता है, फिर उससे आपका काम हैक हो जाता है। तो इनको यहाँ तक लाना और इतना बनाना, इसमें 5 साल का समय लगा। मेरे ऊपर पुलिस केस भी हुए, लड़ाइयां भी हुई। अभी मोस्ट रिसेंट एक लड़की है IIT के लिए तैयारी कर रही है, और हुआ ऐसा कि उनके पिताजी ने पिछले रविवार को उस लड़की को बोला कि आपको देखने वाले आ रहे हैं, बहुत हो चुकी है पढ़ाई। उनके परिवार के हम बिल्कुल पैरों में जाके गिड़गिड़ाए और तब जाकर के वो माने, और आज वो लड़की IIT के लिए तैयारी कर रही है। मैंने बहुत सारी जिंदगियां देखी है सड़कों पे तड़पते हुए। आज भी एनजीओ के अंदर इन बच्चों को तैयार करना सिखाया जाता है। इनको जो पॉकेट मनी मिलता है ये दुकान पे ना जाकर के वो इकट्ठा करते हैं, जिसका नाम इन्होंने बैंक ऑफ ड्रीम रखा है, और वो इकट्ठा हुआ रुपए वो सब इनके पास रहता है। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं होगा। एनजीओ के अंदर आने वाला फंड भी सारा इन बच्चों के हाथ में होता है। मैं अगर 100 रुपए लेता हूं तो ये मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि 100 रुपए कहाँ लगाए, हमें हिसाब दो, ताकि तभी तो हम ईमानदार गवर्नमेंट बना पाएंगे, तभी तो हम ईमानदार ऑफिसर बना पाएंगे। तो बैंक ऑफ ड्रीम ने अभी तक इन्होंने पैसे इकट्ठे कर करके, किसी की भी माँ बीमार हो जाए तो ये बच्चे को इलाज करवाते हैं, और अभी तक 50,000 रुपए की मेडिकल हेल्प ये बच्चे
उसी क्षेत्र की गरीब औरतों की कर चुके हैं। और सबसे बड़ा मैं मुद्दा जिसको मैं बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे ज्यादा मैं शर्माता था, लड़के शर्माते, मेरी बहनें, मेरी माँ है, जो समस्या जिसको हम मानते हैं कि पीरियड्स, आपकी बहन माताएं, आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो सब इस प्रोसेस से गुजरती हैं। तो क्यों इस टॉपिक को टबू बनाया गया था? क्यों आज भी मेरे को याद है कि जब स्कूल के अंदर था तो एक बहन को सिर्फ इसलिए मजाक उड़ाया गया था कि शी वाज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ दैट पीरियड टाइम। और हमने इन चीजों को बदला। एनजीओ के अंदर जितने भी लड़के हैं वो अपने, लड़कियां कोई भी पैड लेके नहीं आएगी दुकान से, बल्कि लड़के हैं अपने जन्मदिन पे पैड डोनेट करेंगे उनको। तो चीजें बदलती हैं, मेरे अकेले से नहीं, आप सबसे। और हमारे साथ चिराग भाई है, चिराग प्रोडक्शन ये मूवी मेकिंग में है। बल्कि इतना ही नहीं, एनजीओ में वो बच्चे जो बस्ती तक सीमित थे, कबाड़ का काम करते थे, आज वो किसी प्रोडक्शन हाउस में, मैं कह रहा हूं कि चिराग भाई उनको अपने साथ रख के उनको चीजें सिखा रहे हैं कि आप फिल्म मेकिंग में भी आ सकते हैं। और जो पैड बैंक की जो मुहिम की मैं बात करूं तो उसकी जो नींव रखी थी, हमारे साथ हैं डॉक्टर बलवंत सिंह है जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने इस चीज की नींव रखी। और मैं बताता हूँ, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के ये। इनकी जब पहली तनख्वाह आई थी तो मेरे को आज भी याद है कि इनका मकान कच्चा था घर से ये था कि बेटा पैसे आ जाए हम मकान बनाएंगे। पर इस इंसान ने क्या काम किया, पहली तनख्वाह आते ही सारी की सारी तनख्वाह जो 70,000 रुपए थी गरीब बच्चों के लिए डोनेट कर दी। हर किसी के अरमान होते हैं कि मैं पहली तनख्वाह से ये करूं वो करूं, पर इन्होंने त्याग करना सीखा इन बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप भी अगर इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल हैं या अलग अलग तरीके से, 3 तरीके से आप इस मुहिम में हमारी मदद कर सकते हैं। पहला है 1 दिन का 1 रुपया। 1 रुपए में जिस दिन हम 1 लाख लोग हो गए तो हर रोज हम एक जिंदगी बदलने की हिम्मत रखेंगे। 1 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, 1 रुपए। और दूसरा ये है कि हर महीने आप एक नोटबुक या जो आपके रिसोर्सेज है, आधी कॉपी जो घर में रद्दी पड़ी है, मैं कह रहा हूं आधी खाली कॉपी भी दे दो, वो भी किसी के लिए सपना है। और तीसरा तरीका ये है कि आप यंग है, इतने सारे आइडियाज हैं, इतनी सारी समस्याओं से आप निकले हैं, तो आप हमें एक आइडिया भी दे सकते हैं कि आप इस समस्या को इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं 1 लाख लोग होंगे तो 1 लाख आइडियाज होंगे, 1 लाख तरीकों से जिंदगियां बदल पाएंगे। और कोई जोरदार ताली है। और धन्य है कि हम सबको ऐसे महान गुरु मिले हैं कि जिनकी वजह से, सर प्रणाम।